से लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन करीब आ रहे हैं। जी हां, ऐलान के दिन, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी ऐलान के दिन करीब आ रहे हैं। वैसे वैसे तमाम पार्टियों का अपना चुनाव को लेकर क्या एजेंडा है, क्या उस पार्टी की सोच है और क्या उसकी स्ट्रैटेजी है, यह खुलकर सामने आता जा रहा है। कुछ दिनों पहले और महीनों पहले तक तो बातें अलायंस की हो रही थी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पार्टियां जो है सबसे पहले, वो एक कहावत है ना कि शेख अपनी देख, तो शायद उसी तर्ज पर पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों जो चुनावी राजनीति हो रही है, जिस तरह से राजनीति गर्म है और जिस तरह से हर पार्टी अपने को तोलने पर ज्यादा फोकस कर रही है, उसकी एक मिसाल एक दिन पहले भी मिली जब उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से, सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है वो घाटी की तीनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि वो बात पहले भी कहते रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इंडी अलायंस के तहत शायद ये पार्टियां आपस में कुछ समझौता करें। और सिर्फ इतना ही नहीं कि INDIA जो गठबंधन उसको धक्का लगा है, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे जो PAGD था, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेलीगेशन, PAGD को भी एक बड़ा धक्का लगा है। तो क्या होगा आने वाले दिनों में आगे, और क्या PAGD इसी तरह से पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगी जैसा महबूबा मुफ्ती कह रही है कि PAGD जो तितर बितर हो गया, और क्या इंडिया अलायंस भी कुछ बचेगा या उसका भी शिराजा बिखर जाएगा? तो आपको हम इसी खास विषय पर अगले आधे घंटे हम कई मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे कि दरअसल जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो किस रुख पर जा रहा है और जम्मू कश्मीर की सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। क्योंकि जो हालत इंडिया गठबंधन दलों की अभी है, जाहिर है जो उनके विरोधी दल हैं उन्हें इस पर कटाक्ष करने का बेहतरीन मौका मिल गया है। तो PDP को हमने आउट नहीं किया, हालात ने PDP को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। अगर आपको लगता है यूनिटी के लिए PDP को कुर्बानी देनी है तो हम कहते ठीक है। मुझे बताइए ना, ये कहाँ की सियासत है कि जो पार्टी तीसरे नंबर पे आई, नंबर 1 पार्टी और नंबर 2 पार्टी दोनों अपना क्लेम छोड़ के तीसरे नंबर की पार्टी को वो सीट दे दें। बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज PAGD के अपने मेंबर्स ने किया। ये अभी आगाज है, तोड़फोड़ और बहुत ज्यादा होगी। तो अगले आधे घंटे हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आपने सुना कि क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने, आपने सुना कि क्या कहा है महबूबा मुफ्ती ने, और जो विरोधी पार्टियां हैं इनकी, यानी NC की या PDP की, जो कि सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, किस तरह से विरोधी पार्टियों को इन्होंने मौका दे दिया है। और सीधे तौर पर अब यह लग रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करीब आते ही पता नहीं आगे और कैसे ये बिखर जाएंगे। जाहिर सी बात है जो दूसरे दलों के नेता जैसे अल्ताफ बुखारी शुरू से ये कहते रहे कि दरअसल इनका कोई अवाम को लेकर के या प्रो पब्लिक कोई इनका एजेंडा नहीं है, बल्कि ये सिर्फ अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं और इसीलिए ये एक साथ आए। तो क्या ये बात सच है जो अल्ताफ बुखारी ने कही थी? क्या यह बात सच है जो गुलाम नबी आजाद ने कही थी कि हमें पहले से ही पता था कि आगे क्या होना है और किस तरह से इनमें बिखराव होगा, क्योंकि जो इनकी नीयत है, जो नीति है, उसमें शफाफियत नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कहा था, उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि इसीलिए मैंने, यानी हमारी पार्टी ने खुद को पहले से ही इस तरह के अलायंस से अलग रखा था। तो आज ये मौका सामने आया है कि लोगों के जहन में यह सवाल है कि दरअसल उनकी खैरख्वाह पार्टी कौन है। और जो बीजेपी लगातार कहते रही कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास के काम हुए हैं और जो मोदी जी का आगमन हुआ था, अभी मोदी जी आए थे कश्मीर में, जिस तरह से उन्होंने पहले जम्मू में फिर कश्मीर में लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है, लोगों के बीच विकास के कार्यों की जो एक मजबूती खाका और उसके बाद अब तक एक मिसाल पेश की है, ये वजह है कि दरअसल इन पार्टियों में जो चाहे PAGD के अलायंस के तहत हो जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में INDIA यानी इंडिया अलायंस के तहत हो, इनमें एक बेचैनी है और भगदड़ है। जो अभी अल्ताफ ठाकुर, जिनको अभी आपने सुना, जो प्रदेश प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर के, उनका भी कहना है कि अभी तो इनमें तोड़फोड़ और मचेगी। वो इस बात को किस बुनियाद पर कह रहे हैं ये भी समझा जा सकता है। हमारे साथ कोशिश
तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपने मेहमानों से जुड़े, उनसे बातचीत करें। हमारे साथ फिलहाल सिर्फ नजीर कुरैशी जुड़ चुके हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है। नजीर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JK में। कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ होंगे एडवोकेट RS पठानिया, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रफीक राथर भी हमारे साथ होंगे, स्पोक्स पर्सन है PDP के, और नम्रता शर्मा होंगे सीनियर लीडर JNK कांग्रेस। नजीर साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसी को लेकर अब तक जो INDIA यानी जो इंडिया अलायंस है उसकी जो बैठकें हुई हैं, उसकी बैठकों में आपके सीनियर लीडर शामिल होते रहे? फारूक अब्दुल्ला भी कभी गए, कभी उमर अब्दुल्ला भी गए, कभी तो दोनों भी गए। क्या यही दिन देखना था? देखिए विशाल जी, मैं ये बता रहा हूं आपको, इंडिया अलायंस किस लिए बनी? इंडिया अलायंस इसलिए बनाई गई ताकि वो बीजेपी को डिफीट दे सके। और बीजेपी को डिफीट कैसे दे सके, एक धर्मा बनाया गया पूरे मुल्क के अंदर इंडिया अलायंस ने कि जहां पर जो सीट जिस पार्टी ने जीती है पिछले इलेक्शन में, वहां से उसका कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। तो उस धर्मा के तहत कोई नई बात नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हम 3 सीटें जो हैं लड़ेंगे। और ये बात किसने कही थी? क्या ये जो आप बात कह रहे हैं कि जहां जो पार्टी जीती थी या जिस पार्टी का कैंडिडेट जीता था वो वहीं से जीतेगा, तब तो फिर वो जो फॉर्मेशन है, जो फॉर्मूला है, उसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर जहां जहां भी गठबंधन हुआ है किसी भी राज्य में, आप ले लीजिए INDIA के तहत, तो क्या हर जगह यही फॉर्मूला लागू हो रहा है कि जहां से हमने जीता वहीं से जीतेंगे या वहीं से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं आपको, पूरे मुल्क के अंदर जहां से जिसने जीता है वो सीट उसको दी गई है। और उसके साथ साथ ये फार्मूला था कि जहां पर हम कमजोर थे तो इंडिया अलायंस बनाई गई ताकि तमाम जो हमारी पार्टियां हैं उनके वोट को कंसल्टेट करके एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए और उस कैंडिडेट को वो तमाम वोट पड़े ताकि हम बीजेपी को डिफीट दे सके जी। तो यही धर्मा था पूरे मुल्क के अंदर इंडिया अलायंस का। तो फिर ये कंफ्यूजन कैसे पैदा हो गया? क्यों PDP इस फैसले से खुश नहीं है? नहीं, मैं वो नहीं बता सकता हूं PDP खुश क्यों नहीं है। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा भाई 3 सीटें हम खुद लड़ेंगे और 3 सीटें जो है जिन पर हमारे कैंडिडेट पिछले इलेक्शन में हारे थे उनमें हम बातचीत चल रही है। उनमें हमारे कोalition पार्टनर्स जो हैं हमारे, चाहे वो PDP है, चाहे कांग्रेस है रियासत के अंदर, उनके साथ बातचीत करके, चाहे CPI है, CPIM है, उनके साथ बात करके एक कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा और उसके पीछे पूरी पार्टियां खड़ा होके बीजेपी को डिफीट देने की कोशिश करेंगी। चलिए, हमारे साथ नम्रता शर्मा जुड़ चुकी है, सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस। नम्रता जी, क्या जम्मू कश्मीर में INDIA जो इंडिया गठबंधन है, क्या जम्मू कश्मीर में उसका शिराजा बिखर गया? क्या इंडिया गठबंधन का जम्मू कश्मीर में कोई मानी मतलब नहीं रह गया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपने अभी भी सुना जो वक्ता बोल रहे थे MC के, उन्होंने कहा वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस एंड इवन PDP सेड इट इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस विच वाज गिवन बाय महबूबा मुफ्ती जी कि हम इंडिया अलायंस का तो हिस्सा हैं। अब किस तरह से उस पर आगे चर्चाएं होंगी, हर पार्टी जो है उसका अपना एक वर्कर रहता है और उसका चर्चा किस तरह से होगी, कब होगी, कहां होगी? तारीखों का ऐलान होने वाला है, सीटों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने वाली है। आपकी पार्टी ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी ने भी पहली लिस्ट जारी कर दी। आप अभी चर्चा होगी इस पर अभी टिकी हैं? देखिए, इसकी टेंशन हमें ज्यादा है। अभी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में बीजेपी भी डिसाइड नहीं कर पाई है कि वो क्या करने वाली है। उड़ीसा में नवीन पटनायक उनको क्या देने वाले हैं, जबकि वो तो खुद वहां से सरकार में है। अभी मुझे लगता है कि आंध्रा के अंदर ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि तेलुगु देशम पार्टी इनको क्या देगी। तो महाराष्ट्र के अंदर आपकी पार्टी क्या बीजेपी से इंस्पायर हो रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप लोग इतना टेंशन नहीं लीजिए। इंडिया अलायंस अपने काम पे लगा है और हम ये तो क्या PDP और NC इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथी नहीं है? अगर वो दोनों साथी है तो अलग अलग उनके पार्टी के शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को साधा निशाना क्यों साध रहे? देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दोनों ने कहा कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस एंड वी हैव टू डिफीट अ पार्टी विच इज मॉरली एंड एथिकली करप्ट, और एक ऐसी पार्टी जिसने इस देश के अंदर एक अराजकता का माहौल पैदा किया है। अब उसके अंदर किस फॉर्मूले पे काम किया जाएगा, ये हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और इन सब के साथ बात करके तय किया जाएगा और कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिससे एक सामान्य एक अच्छे से एटमॉस्फेयर में हम चुनाव लड़ें
और ताकि इन सब ताकतों को हरा पाए। क्या जम्मू कश्मीर में पीडीपी को कोई सीट दी जा सकती है? देखिए, जम्मू के अंदर तो पीडीपी ने सीट मांगी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर की बात है तो कश्मीर में जहां से वो चाहते हैं, देखते हैं उस पर क्या बनता है। देखिए, ये तो सबको समझना होगा कि जब लार्जर इंटरेस्ट की बात है, महबूबा जी ने इस बात को बड़ी क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा है कि वी हैव टू फाइट, ऐसी ताकत से हमारी लड़ाई है जिसको रोकना देश भर में बहुत जरूरी है। तो किसी ना किसी मुझे लगता है कंक्लूजन पे हम आएंगे और बहुत जल्द। तो नजीर अहमद से मेरा यह सवाल होगा, फिर आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा। नजीर अहमद जी, मुझे ये बताइए कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने ऐसा क्यों कहा कि पीडीपी को हमने नहीं बल्कि हालात ने, या हालात की वजह से पीडीपी आउट हो गई है? इसका क्या मतलब था? देखिए, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टीज के अंदर है जिससे कोशिश की जाएगी इंडिया अलायंस के तहत कि खत्म। नम्रता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नजीर जी, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, इसका क्या मतलब है? फिर महबूबा मुफ्ती कहती है कि जी उन्होंने तो खुद अनाउंस किया कि पीडीपी बाहर होगी, हमने तो कहा नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं कहा कि पीडीपी बाहर हो गई है या अंदर है। उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शन का जहां तक ताल्लुक है, हमने डिफीट करना है बीजेपी को, और बीजेपी को डिफीट करने के लिए सब पार्टी को इकट्ठा चलना पड़ेगा। उसमें उन्होंने कहा कि जो कोलिशन धर्मा है पूरे मुल्क के अंदर, जिस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में जो सीट निकाली थी वो उसको दी गई, ठीक है ना। उन्होंने, हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि असेंबली में कोलिशन हो सकता है, जहां पर हम देखेंगे कि जिस पार्टी ने जो सीट जीती थी उसमें हम क्या करेंगे। लेकिन जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, जी पीडीपी कोलिशन का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं कहा कि उन्होंने अपना साख्त खोई है या वो खत्म हो चुकी है पीडीपी। जिसमें आपने देखा होगा, महबूबा जी ने भी बता दिया कि हमने फारूक साहब से बात की थी, अलबत्ता उन्होंने एक ऑब्जेक्शन था उसका कि मीडिया में आके नहीं कहना चाहिए था। तो कोलिशन है, कोलिशन रहेगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये रेवड़ियां नहीं बांटनी है ना। देखिए, हम कहेंगे कि यार ये जो है आधा तेरा आधा मेरा, हमने देखना है कौन सी पार्टी बीजेपी को डिफाइट देगी और कहां से देगी। उसके लिए बेस्ट यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें जो हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा मजबूत है, ज्यादा उसमें है, तो हमें चाहिए उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करके। जी, सवाल ये है कि क्या ये बात आपके जो भी एनडी गठबंधन के जो भी शीर्ष नेता है वो आपस में मिलकर बातचीत करके, बैठ के बातचीत करके, फॉर्मूला तय करके तब वो मीडिया के सामने आते और बात करते, तो क्या यह बेहतर नहीं होता? क्या आपके इस कदम से क्या विरोधी जो पार्टी है जो आपके विरोध में है, क्या उसे मौका नहीं दे दिया आप लोगों ने? नहीं, आपकी बात सही है कि, लेकिन एक सवाल किया गया वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब को मीडिया की तरफ से कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कोलिशन धर्मा ये है कि जहां से जो सीट जिसने निकाली है 2019 के इलेक्शन में वो सीट वहीं लड़ेगा, उसके अलावा तो कोई बात हुई नहीं। और फिर सवाल हुआ कि क्या आप पीडीपी आपके बारे में ये बातें बोलती है, तो उन्होंने कहा शुरुआत वहां से हो गई और हम चाहते हैं कि वो न हो, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी बंद किया जाए और वो न किया जाए ताकि कोलिशन आगे चलता रहे। जी, नम्रता जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं कि आगे इसका अब हल क्या आप देखती हैं? क्या जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कांग्रेस के नेताओं से इस पर बात करेंगे और आगे तय करेंगे कि क्या हो सकता है, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो बात करेंगी और बात नहीं बनेगी तो वो अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकती हैं? जी नहीं, इसका मतलब ये है कि वो बात करेंगे और एक बीच का रास्ता हम लोग निकालेंगे। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। ये एनडीए की तरह नहीं है जिसमें से आज अकाली दल बाहर हो गए हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट की पार्टीज ने सख्त मना कर दिया है कि प्रधानमंत्री वहां किसी रैली को एड्रेस ना करें ताकि मणिपुर वहां पे ज्वलंत मुद्दा है। ये उस तरह से नहीं है जैसे महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और शिंदे कह रहे हैं कि हम वॉइस ऑफ डिसेंट ना बनते तो आप सरकार ना बना पाते, और फर्नांडिस उनको देने को तैयार नहीं है। मैं इसीलिए इन लोगों का नाम ले रही हूँ क्योंकि यहाँ की 5 सीटों पे बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि क्या गठबंधन बन के बाहर आता है। और हमारी यही कोशिश है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और आने वाले 2024 में हम किस तरह से एक इन ताकतों को हरा पाए और 2024 में इंडिया अलायंस अपनी सरकार बना पाए।
ठीक है, और लोगों आप को दोनों हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ आरएस पठानिया जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी। पठानिया जी, ये इंडिया अलायंस जो जम्मू कश्मीर में है, जो पीएजीडी के तहत भी जो दल है, ये जो एनडीए के तहत अलायंस के तहत जो दल है, इन लोगों का शिराजा बिखरता नजर आ रहा है। मतलब उमर अब्दुल्ला प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से कर रहे हैं, वो कुछ और कर रहे हैं, पीडीपी पर निशाना साध रहे हैं, पीडीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एनसी पे निशाना साध रही है। मैं उसी पे बातचीत कर रहा था। हमारे साथ कांग्रेस और एनसी के प्रवक्ता भी शामिल हैं यहां पर, उनकी पार्टी के लीडर। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी का इसमें क्या स्टेक है, क्या से है? जी, ये सबसे पहले तो I.N.D.I गठबंधन की जो घटक दल है, इनका एक अपना इंटरनल अफेयर है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इस पे स्टैंड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष एक वक्तव्य रहा है हमारा कंसिडर्ड स्टैंड पॉइंट है कि इंडिया गठबंधन, आपने कहा बिखर रहा नहीं है। इंडिया गठबंधन तार तार होकर ताश के पत्तों की तरह जमीन पर धराशायी हो चुके हैं और पीपल्स अलायंस पर गुपकार डिक्लेरेशन की भी धज्जियां उड़ गई हैं। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ने कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगाई, और फिर महबूबा मुफ्ती जी ने भी उसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक हमारे साथ हमारा एजेंडा प्रमोट करने की बात करें, तो मुझे लगता नहीं कहीं ना कहीं कोलिशन धर्म या कहीं ना कहीं सैंक्टिटी रही है। ये जो इंडिया गठबंधन के नाम से घमंडिया गठबंधन जिसे कहा जाता है, इनका वैचारिक तौर पे, इनका मैनिफेस्टो घोषणा पत्र के तौर पे, इनकी कार्य पद्धति कार्य प्रणाली के तौर पे या काम करने के तरीके के तौर पे कोई भी मेल नहीं। हाँ, मेल का अगर इनका है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए नफरत। इस देश के जनमानस को जब एम्पावर हुआ तो वो इन्हें परेशानी आ रही है। एक जिसे कहते हैं एक बेस जब निकल गया, और पहली बार कश्मीर में इतनी बड़ी सभा, और इतनी बड़ी सभा की इतनी जल्दी उसकी फॉल्ट लाइन, उसके रिपरकशन जितनी जल्दी आएंगे, कितनी जल्दी उमर अब्दुल्ला मुकाबले हो जाएंगे, कितनी जल्दी महबूबा मुफ्ती अपना आपा खो बैठेगी, इतनी जल्दी कांग्रेस दिल्ली से वार पे पलटवार और एक एक कंफ्यूज स्टेटमेंट करके इस पर लॉन्च करेगी, तो मुझे लगता नहीं था। फिर एक बार ये एनफोर्स करता है, जैसे हमने कहा कि आएगा तो मोदी ही इस चुनाव में, और ये मैं नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये इस देश का जनमानस कह रहा है। मैं फिर एक परम अनुरोध है, और उमर अब्दुल्ला साहब ने एक अच्छी बात कही है। देखिए, जो कोई आदमी अच्छी बात करे तो उसे प्रेज भी करना चाहिए, ऐसा नहीं। हम उनका सम्मान करते थे विधानसभा में, जब हम थे तो बड़ा एक इफेक्टिव डिबेट उनके साथ, उनकी डिबेट को एंजॉय करते थे। मुझे भी कई बार वो उनके वहां से जो पॉइंटर्स आते थे कि वी एंजॉयड योर दिस पॉइंट, तो उन्होंने अच्छा कहा है सबको कि ये हम, आप भी इन पर्सनल, और पूरे इंडिया अलायंस को उन्होंने एक पाठ भी पढ़ाया है, ये पर्सनल टिप्पणियों को छोड़ पे जो विषय देश के जनमानस में, उसके बात करें। 70 वर्ष तक जो भी सरकारें रही, बिजली भारत को एक मिनट मैं थोड़ा इसके आसपास आज बात कर रहा हूं। थोड़ा पीएजीडी का क्या हुआ, इंडिया जेएंडके का क्या हुआ, इस पर थोड़ी बात कर रहा हूं। नम्रता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि पठानिया साहब मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे से अपनी बात को रखी, लेकिन ये टिप्पणियों वाला पार्ट तो मुझे लगता है मोदी जी को ज्यादा आवश्यकता है इस चीज की, क्योंकि जब देखिए वो नेहरू जी पे टिप्पणियां करते हैं, पुरानी सरकारों पे टिप्पणियां करते हैं, तो और कोई तो टिप्पणियां करता नहीं है। तो ये जो पर्सनल अटैक्स हैं, वी हैव सीन प्राइम मिनिस्टर मोदी डूइंग दैट, एंड नन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स बिफोर जो भी रहे हैं, उन्होंने कभी इस तरह का काम नहीं किया था। एक नई परंपरा का उन्होंने यहाँ वो स्थापित की है कि पुराने प्रधानमंत्रियों को गालियां, चाहे वो संसद, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता, मैं उस पर नहीं जाना, मेरा फोकस इस पे है इंडिया जेएंडके का क्या होगा, जेएंडके में इंडिया का क्या भविष्य है, INDIA इंडिया अलायंस। देखिए, आपने इसमें जो ज्यादा जो समझने वाली बात यह है, और जहां तक मैं इस चीज को समझ पाई हूँ, कि ना ही एनसी ने कांग्रेस के साथ जाने से मना किया है और ना ही पीडीपी के साथ। दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस एंड दे नो that only India Alliance is the better option for both the parties. नजीर जी, क्या भविष्य आप देख रहे हैं? नजीर जी, क्या अगर घाटी में सीटों पर पीडीपी अपने उम्मीदवार खड़े कर देती है तो क्या एनसी को झटका नहीं लगेगा? जहां तक सरकारी मुलाजमों को इकट्ठे करके किसी रैली को कामयाब बनाने की बात हो, तो वो अगर ये उसको कामयाबी मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शाइनिंग इंडिया की तरह आएगा मोदी, हो जाएगा इस बार। ठीक है, देखता हूं। नजीर हमारे साथ जी, मेरा सवाल। आप बता रहे हैं कि अगर पीडीपी इलेक्शन में आ जाएगी तो इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को झटका लगेगा। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हमारा सबका मकसद है बीजेपी को हराना।
और बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। देश में जो बेरोजगारी बढ़ गई है, जो लोग कसमपुर्सी की हालत में है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें वो देखना है कि कहां से कौन कैंडिडेट होगा जो जीतेगा और उसको भरपूर सपोर्ट करना हो। और हमने देखना है कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां मजबूत है, वहां उनका कैंडिडेट होगा। जहां पर पीडीपी का मजबूत है वहां पीडीपी का, जहां कांग्रेस का मजबूत होगा वहां कांग्रेस का। मैंने आपको एक ही बात कही कि कोलेशन धर्मा के मुताबिक पूरे मुल्क के अंदर वो सीटें उनको दी गई जो पिछले 2019 में जो जिन्होंने जीती थी, उनको वो सीटें उनके लिए छोड़ी गई। और हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर, वो बात आप कह चुके हैं, वो बात आप कह चुके हैं, लेकिन आगे होगा क्या? सवाल यही है, अगर आप में इतनी सहमति थी तो आप लोग मिलकर बैठकर बात क्यों नहीं कर सकते थे? और अब जो स्थिति सामने है, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जाहिर है इसमें बीजेपी के लिए बहुत कुछ है। अल्ताफ ठाकुर का जो प्रवक्ता है उनका स्टेटमेंट भी है। पठानिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल के साथ। उन्होंने ये कहा है कि अभी तो आगाज है, अभी तो जम्मू कश्मीर में बहुत तोड़फोड़ होगी। इसका जरा मुझे मतलब बता दीजिए। देखिए पहले बात सुनिए। मैंने वो स्टेटमेंट देखा नहीं, अल्ताफ साहब ने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, मेरी बात नहीं। आप तो हमारे चैनल पे आते रहते हैं, हमारे चैनल पे वो है, वो लिंक है, आप देख लीजिएगा। बोलिए। मैं आपको तफसील से बता रहा हूं कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन भी एक इमेजिनरी सिचुएशन को एक एडव्यू करते हुए एक गठबंधन था, और ये गठबंधन डीडीसी चुनाव में ही ये धराशायी हो गया था। इस सारे गठबंधन में, और कांग्रेस भी अप्रत्यक्ष रूप से इस गठबंधन का पार्ट थी, लेकिन डीडीसी चुनाव में ही ये गठबंधन ताश के पत्तों की तरह गिर गया था। अब ये नया जो ये मुजस्मा है कि नया एक नया तमाशा कुछ राष्ट्रीय लेवल पे कुछ दलों ने पेश करने की कोशिश की। अब आप शुरू करें पूरे देश पे, अगर इसको व्यू करें तो पहले बताइए ममता जी कौन से पेज पे हैं? नीतीश कुमार जी तो आगे ही इसको छोड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में इनके साथ जाना नहीं चाहती, दिल्ली में इनके साथ आएगी, और उन सबके साथ साथ बीजू जनता दल, इसके साथ तेलुगु देशम पार्टी या बीआरएस, तो तमिलनाडु में डीएमके, तो ये सभी पॉलिटिकल पार्टी जल्दी जल्दी किनाराकशी बना देंगे। अभी तो चुनाव भी आ गया, अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, कोई वर्किंग एजेंडा ये कहीं करने की जो नाकामयाब कोशिश इन पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की गई, मुझे लगता है धराशायी की धराशायी रही। मैंने कहा पत्तों की तरह गिरी है, रिकॉर्ड मतों से, रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट के साथ और रिकॉर्ड सीट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 में सरकार बनाएगी। झूठे नहीं दिखेंगे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। अभी तो और सफाई होना बाकी है। चलिए, आप नहीं देखना चाहते तो अच्छी बात है। अभी चुनाव में और काफी सफाई होगी और बड़ा साफ सुथरा स्वच्छ भारत अभियान तो है ना नरेंद्र मोदी जी का। भारत बड़ा स्वच्छ दिखाई देगा वर्ष 2024 के बाद, साफ सुथरा होगा। ये भाई भतीजावाद बिल्कुल साफ सुथरा होगा। मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, इससे ऊपर उठ के चलिए लास्ट नम्रता जी, आपको 15 सेकंड दे रहा हूं, कंक्लूड कीजिए इसे। जी, परिवारवाद की बात ये ना ही करें तो अच्छा है। बांसुरी स्वराज को अभी टिकट मिली है, अनुराग ठाकुर को क्या करेंगे ये, उसके बाद बहुत सारे जयशाह के अब्बा जयशाह को कैसे आगे लाते हैं, तो तमाम चीजें हैं जो इनके उस पे है, लेकिन उस पे जी परिवारवाद की बात की है तो उसका जवाब तो देना बनता है ना। तो परिवारवाद की ना ही बात करें तो अच्छी बात है। जो भी चुन के आता है वो जनता में जाता है, जनता उनको चुनती है और वो वापस आता है, तभी वो नेता कहलाता है। चलिए, अभी देखना होगा आगे और क्या होता है। अभी तो एनसी और पीडीपी के जो शीर्ष नेता उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दूसरे पर निशाना साधा है। हालांकि कांग्रेस जो बीच में ऐसा लग रहा है कि एक बीच बचाव का रोल प्ले करेगी, जैसा कि उम्मीद महबूबा मुफ्ती ने जाहिर की है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि जो बीजेपी या जो अपनी पार्टी है या जो डीपीएपी है वो लगातार ये कहते रहे कि दरअसल ये पीएजीडी या आईएनडीआई जो जम्मू कश्मीर में ये सिर्फ अपने अपने हित के साथ ये आए हैं, इनमें से किसी को आवाम से लेना नहीं है। क्या ये बात साबित होगी आगे चलकर, या फिर जो कांग्रेस अभी कह रही है वो साबित होगी?